हेलो, सैला यूपी पीसीएस पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने घटना चक्र के मध्यकालीन भारत के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। आज हम उसी के आगे गुलाम वंश से हमने रजिया सुल्तान तक को डिस्कस कर लिया था और उसी के आगे हम रजिया सुल्तान के बाद को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि गुलाम वंश जो है वो 1206 से 1290 तक चला, जिसमें सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक था। सेकंड इल्तुतमिश था, जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 तक था। इनके क्वेश्चंस हमने घटना चक्र वाले सीरीज से हमने सॉल्व करा है। थर्ड इनके इल्तुतमिश के बाद जो थर्ड सुल्तान आया वो रुकनुद्दीन था 1236 से, जिसका कार्यकाल सिर्फ 7 माह तक था, हमने देखा। चौथा था रजिया सुल्तान, जिनका 1236 से 1240 ईस्वी तक था। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवें थे बहराम शाह। बहराम शाह का कार्यकाल 1240 से 1242 तक था। छठवें आते हैं अलाउद्दीन मशहूद शाह, 1242 से 1246 तक था। सातवें आते हैं नसरुद्दीन महमूद, जिनका 1246 से 1266 तक था। आठवें आते हैं बलबन, 1266 से 1287। उसके बाद आते हैं कैकुबाद क्यूमर्स और फिर हमारा शुरू हो जाता है खिलजी वंश। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं पीसीएस में पूछे जाते, क्रम पूछे जाते हैं कि इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, इनको सीरीज लगा देते हैं और कहते हैं इनकी सीरीज का मिलान करिए कि ये कब से कब तक थे, किसके बाद कौन सा सुल्तान आया। अब हम पढ़ते हैं, हमने रजिया सुल्तान तक को हमने डिस्कस कर लिया था। हम आगे बहराम शाह से पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आए। रुकनुद्दीन शाह आए लेकिन वो 7 माह तक थे, तो 1240 से 1242 तक बहराम शाह रहे। ठीक है, बहराम शाह को देख लेते हैं। ये 1240 से 1242 तक थे। इन्होंने नायाब ममलिकात का पद सृजन किया था। नायाब ममलिकात का मतलब होता है उप सुल्तान। इस पर एतगिन को नियुक्त किया गया था। 1241 में प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ। ये पूछा जाता है ये प्रश्न कि भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ था। तो 1241 में भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण तैर बहादुर के नेतृत्व में हुआ था। देख लीजिए, 3 पद प्रमुख थे उस कार्यकाल में, नायाब, वजीर और मुस्तैफी। नायाब हमने देखा ही, नायाब को उप सुल्तान कहा जाता था। वजीर वजीर होता था। मुस्तौफी कहते थे महाअंकेक्षक। ये निकाय एक प्रकार के प्रशासकीय परिषद के रूप में कार्य किया तथा सुल्तान मात्र औपचारिक हो गया था। तो मुस्तौफी एक महत्वपूर्ण पद माना जाता था उस कार्यकाल में। छठा है अलाउद्दीन मशहूद शाह, जिनका कार्यकाल था 1242 से 1246 तक। ये फिरोज शाह के पुत्र थे। बलबन को आमिर हाजिब का पद मिला था, पहले चहलगानी में था। बलबन को कौन सा पद दिया गया था? आमिर हाजिब का पद दिया गया था। सातवें हैं नसरुद्दीन महमूद। ये 1246 से 1266 थे। बलबन के ये दामाद भी थे। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से किया था। तबकात नासरी इसी को समर्पित है। इसमें 1260 तक का इतिहास है। तबकात नासरी पूछा गया है ये प्रश्न कि किसको समर्पित है, तो नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। निजामुल मुल्क के प्रयास से हत्या हो गई थी इनकी। निजामों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी थी। अब हम सबसे महत्वपूर्ण पढ़ते हैं बलबन। बलबन के विषय में हम पढ़ते हैं। बलबन 1266 से 1287 तक था। इसके उल्लूख खान भी कहते थे और गयासुद्दीन बलबन भी इसको कहा जाता था। उल्लूख खान। बलबन जो था वो अपने आप को तुर्की परिवार से, एक इलबरी परिवार, बड़ा एलीट परिवार माना जाता था। तो ये अपने आप को तुर्की परिवार से संबंध बताता था। ईरानी नायक अफरसियाब जो थे, बहुत बड़े योद्धा हुए, उनका वंशज होने का ये दावा करता था। इलबरी तुर्की परिवार से संबंध था। चेहलगानी तुर्कों में से एक था। हमने देखा चेहलगानी में इसको अपॉइंट किया गया था और मीर हाजिब पद पर नियुक्त किया गया था। मीर हाजिब कौन थे?
मीर हाजिब राज समारोह प्लस पदानुक्रम व्यवस्था और अनुशासन स्थापना को देखता था, यानी ये एक महत्वपूर्ण पद माना जाता था। राज समारोह की व्यवस्था, पदानुक्रम व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था। मीर हाजिब मध्यकालीन भारत से शब्दों के मतलब पूछे जाते हैं, जैसे मीर हाजिब का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि राज समारोह, पदानुक्रम व्यवस्था, अनुशासन स्थापना ये देखते थे। 1246 में इन्होंने मंगोलों, लाहौरों और उच्च के विरुद्ध जीत प्राप्त करी थी। पुत्री का विवाह सुल्तान से किया था, हमने पढ़ा। इन्होंने राजत्व का ईरानी सिद्धांत दिया था। राजत्व का ईरानी सिद्धांत यह होता था कि जिसमें सुल्तान को ही दैवीय का वंशज माना जाता था, उसे आम जनता ना मानकर उसे ईश्वर का वंशज माना जाता था, ईश्वर की परिकल्पना की जाती थी उससे। तो राजस्व सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने ही, बलबन ने राजस्व सिद्धांत की व्याख्या की। सुल्तान ईश्वर की छाया है। जिल्ले अल्लाह की पुष्टि के लिए इन्होंने पैबोस प्रथा को शुरू किया था। पैबोस प्रथा हमें पता है कि जिसमें सजदा किया जाता है। सुल्तान के पद को नियाबत खुदाई कहा तथा जिल्ले इलाही की उपाधि ली थी इन्होंने। सुल्तान के पद को नियाबत खुदाई किया, यानी राजत्व की व्याख्या दी थी और जिल्ले इलाही की उपाधि ली थी। बलबन ने चहलगानी को भंग किया, क्योंकि कल को उसमें से कोई फिर उठ के आ सकता था, तो इस तरीके से इसलिए बलबन ने चहलगानी को भंग किया। सिजदा एवं पैबोस की व्यवस्था को लागू किया, जो कि ईरानी परंपरा से ली गई थी। दरबार में अनुशासनहीनता पर नियंत्रण के उद्देश्य से इसने ये लागू किया था, यानी चहलगानी को भी भंग कर दिया था और सिजदा एवं पैबोस को लागू किया था दरबार में की अनुशासनहीनता पर नियंत्रण के उद्देश्य से। दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या है? ये एक सैन्य विभाग है। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना करी थी। साम्राज्य विस्तार के स्थान पर इन्होंने क्या किया था? साम्राज्य सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया था, तभी बहुत लंबे समय तक ये सल्तनत काल तक चला। इन्होंने अन्य राजाओं की अपेक्षा किसी विस्तार को प्राथमिकता ना देकर साम्राज्य के उसको मजबूत, अंदर से मजबूत बनाने पर जोर दिया था। सोने का टंका चलाया इन्होंने। हम देख लेते हैं मध्यकालीन भारत की कुछ प्रचलित शब्दावलियां हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और ये यूपीपीसीएस में प्री में पूछी जाती हैं। ठीक है। मालिक तुज्जार। मालिक तुज्जार का मतलब होता था व्यापारियों का प्रधान। खराज। खराज क्या मतलब क्या होता था? ये एक भूमिकर होता था। खराज खराज। गनीम क्या होता था? लूट का माल इसको कहते थे। ख्वाजा या मुसरिफ एक लेखाकार होता था। खबर नवीस समाचार भेजने वाले को कहा जाता था। बरीद एक गुप्तचर होता था। तो हमने पढ़ा इसको कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां पढ़ी, मध्यकालीन भारत से उठाया हमने और हमने इनके विषय में डिस्कस किया। अब आने वाले में हम घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर की सीरीज को हम इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने रजिया सुल्तान तक हमने इसको डिस्कस किया था। अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे और कई सारे पार्ट को हम कवर करेंगे। थैंक यू।